ऑल, वेलकम टू द चैनल गेट मैकेनिकल। ये हमारा तीसरा लेक्चर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, जैसे कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, फटीग, टफनेस, हार्डनेस एंड क्रीप। सबसे पहले हम इलास्टिसिटी को डिस्कस करते हैं। इलास्टिसिटी का अगर हम डिस्कस करेंगे तो अब इलास्टिसिटी में है, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। इलास्टिसिटी क्या होता है? हम इलास्टिक कहते हैं किस चीज़ को हम कंप्रेस करते हैं या उसको उसमें टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो अपना वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, तो वो इलास्टिक मटेरियल है। इसके एग्जांपल हो गए हीट ट्रीटेड स्प्रिंग्स, रबर। और इलास्टिसिटी भी दो तरीके के होते हैं। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएं, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अप टू इलास्टिक लिमिट, अगर वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो लीनियर इलास्टिक होएगा, और अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, तो नॉन लीनियर इलास्टिक होगा। इसमें भी एक और चीज़ होती है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कोई भी हम मटेरियल लेते हैं, उसको अगर हम अनलोड करते हैं विद द पॉइंट बियॉन्ड इन इलास्टिक लिमिट, अगर हम किसी भी बॉडी को, जैसे कि मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना ही देता हूँ, कोई भी बॉडी है समझ लो, ये उसका कर्व है, अगर हमने ये इलास्टिक लिमिट है, इससे आगे हम उसमें स्ट्रेस लगा देते हैं, तो वो अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कुछ ना कुछ देगी, ओरिजिनल स्टेट तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि हम इलास्टिक लिमिट से ऊपर अब बढ़ चुके हैं। तो वो हमेशा इसका पैरेलल ही पाथ फॉलो करती है, जो ओरिजिनल पाथ है उसके पैरेलल ही, भले ही थोड़ा ऑफसेट में रहेगा पर पैरेलल पाथ ही फॉलो करेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम परमानेंट सेट कहते हैं, परमानेंट सेट। तो अगर हम एक बॉडी में हम लोड लगा रहे हैं और वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर देता है और उसको हम अनलोड करेंगे, तो ड्यूरिंग अनलोडिंग वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा, जो कि पैरेलल होगा हमारे ओरिजिनल पाथ से, ड्यूरिंग अनलोडिंग। तो बेसिकली यही हमारा इलास्टिसिटी है। अब हम डिस्कस करते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन है, प्लास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज द एबिलिटी टू अंडरगो सम परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विदाउट रप्चर, परमानेंट डिफॉर्मेशन, वो टूटना नहीं चाहिए मटेरियल, रप्चर नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी है मटेरियल सच एज क्ले, लेड at are plastic at room temperature, steel plastic when at bright red heat। अब प्लास्टिसिटी में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं, यही आप डेफिनेशन अगर आप पढ़ लेंगे तो ये मोर देन इनफ है। डक्टिलिटी, अगर हम डक्टिलिटी के बारे में देखेंगे तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो डक्टाइल मटेरियल्स कैसे हो गए? माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं। अगर आप डक्टिलिटी में आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो लेड होता है मटेरियल, वो मेलिएबल बहुत ज़्यादा होता है पर डक्टाइल नहीं होता है। तो इसको आप अलग से लिख सकते हैं, कोई आपसे पूछेगा तो लेड मटेरियल क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है, एक्सट्रीमली मेलिएबल। बट नॉट डक्टाइल। तो इसको आप, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसको मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ, लेड, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो बाद में कभी भी नोट्स पढ़ते हुए। अगली प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच परमिट्स इट टू बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू शीट्स ऑफ अदर साइज एंड शेप्स। मेलिएबिलिटी के एग्जांपल हो गए मेलिएबल, जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे मेलिएबल, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, टिन, लेड आदि एग्जांपल मेलिएबल। जैसे कि मैंने बताया कि लेड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मेलिएबल है। अब आपको आगे हम देखेंगे तो आगे अब आपका आएगा फटीग। फटीग क्या होता है? फटीग इज द लॉन्ग इफेक्ट ऑफ रिपीटेड स्ट्रेनिंग एक्शन विच कॉजेज स्ट्रेन और ब्रेक ऑफ अ मटेरियल। जैसे हम कोई भी बॉडी में बहुत रिपीटेडली एक ही फोर्स लगाते रहते हैं बहुत लॉन्ग इंटरवल तक, तो वो फटीग होता है। अगर आप उसका डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ बना के, इसका कर्व हम इस तरीके बनाते हैं, स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल्स एक्स में आता है, ये नंबर ऑफ साइकिल्स है।
ये स्ट्रेस है, तो इसका एक थ्रेशोल्ड स्ट्रेस होता है, और ये जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है कि जिससे जैसे नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज होती रहेगी जितनी ज़्यादा, उतना हमें कम स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट है। पर एक लिमिट होती है ये जिसको हम सिग्मा नोट करके डिनोट कर रहे हैं। अगर इससे नीचे आपका स्ट्रेस लग रहा है तो आप कितनी भी नंबर ऑफ साइकिल्स अब लगा दीजिए, कितने भी साइकिल ऑफ लोड लगा दीजिए, ये एलिमेंट, ये मटेरियल कभी भी ब्रेक नहीं होगा। तो इसी जो सिग्मा नोट की हम बात कर रहे हैं, इसको ही हम कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन इसकी काफ़ी सिंपल, इट इज़ द स्ट्रेस लेवल बिलो विच even infinite number of cycles will not be able to produce fatigue failure. Stress below which even infinite number of cycles will not produce fatigue failure। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को आप आराम से नोट कर सकते हैं। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की डेफिनेशन ये कहीं पर भी आपसे पूछी जा सकती है, आगे भी हम इसको अच्छे ढंग से डिस्कस भी करेंगे आगे के लेक्चर्स में भी। आप अभी बेसिक इसको बस नोट करके रखें कि एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। इसके आगे अब हम डिस्कस करेंगे टफनेस। टफनेस क्या है? टफनेस की डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। जैसे हमने देखा था कि मॉडुलस ऑफ टफनेस भी हमने अभी थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था कि ये डायग्राम ऐसे होता है। तो टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस होता है हमारा एरिया अंडर द कर्व अप टू फ्रैक्चर लिमिट। ये आपका फ्रैक्चर लिमिट होगी, पूरा एरिया आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस है। इसके बाद आपका हार्डनेस है। हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू फोर्स और बेंडिंग। हार्डनेस इज एबिलिटी टू मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग, एब्रेशन, कटिंग और एंड पेनिट्रेशन। कभी कभी गेट में पूछा जाता है कौन सी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है स्क्रैचिंग, एब्रेशन, कटिंग या पेनिट्रेशन, तो इसका आंसर होगा आपका हार्डनेस। ज़्यादा कुछ वो नहीं है, इसके हार्डनेस के अलग अलग टेस्ट भी होते हैं, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आप बस बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आप याद कर लीजिए। इसके बाद होता है क्रीप। क्रीप इज़ अ स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल विद टाइम एट अ कांस्टेंट फोर्स। क्रीप क्या है? समझ लो कोई बॉडी है, उसके ऊपर कोई डेड लोड रखती है, ज़्यादातर ही डेड लोड ही रहता है। कोई भी भारी इसमें आइटम रख दिया हमने, वो अब फोर्स लगा रहे हैं अपन नीचे, और बहुत टाइम तक, साल 2 साल, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम की तक ये फोर्स ऐसी लगाएगी, फोर्स कांस्टेंट है। तो कुछ ना कुछ टाइम बाद इस जो नीचे बॉडी है इसमें भी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, और ये कहीं ना कहीं आइटम ये फेल करेगा। इसी को हम क्रीप कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स। अब अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स हमारे क्यों ज़रूरी है पढ़ना? कि कभी कभी क्या है कि एग्ज़ाम्स में पूछ चले आता है कि आपको अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताना है इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का, या फिर कोई मटेरियल जो रिजिड प्लास्टिक है या फिर कोई रिजिड आइडियल बॉडी है, उसका आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बना सकते हैं। तो आपको उसमें एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बनाया था। अगर आपको समझ लो पूछा जाता है कि कोई एक मटेरियल इलास्टिक है, तो इलास्टिक में लगभग हम ऐसे करके स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर आपसे कोई बोलेगा कि मटेरियल रिजिड है, तो रिजिड का एकदम परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि रिजिड में क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी में होता है आप कितना भी स्ट्रेस लगा दे बॉडी में, वो स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं करता। तो देखिए रिजिड बॉडी ऐसी होगी ना कि उसका स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं करेगा, एक जितना उसका एलोंगेशन है उतना ही रहेगा, कितना भी आप स्ट्रेस लगाते। तो ये किसका है आपका, इसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी, ये आपकी इलास्टिक बॉडी होगी।
सिमिलरली अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है कि आपका एक ही स्ट्रेस में ये स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी में यही तो होता है कि स्ट्रेस लगाने में वो स्ट्रेन प्रोड्यूस करता रहता है। कांस्टेंट अगर स्ट्रेस लग रहा है तो ये स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपको अगर हम बोलेंगे इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है तो आप इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इलास्टोप्लास्टिक मतलब सबसे पहले आ रहा है इलास्टो, तो मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्लास्टिक का है हॉरिजॉन्टल, तो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये बन गया। इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल विद स्ट्रेन हार्डनिंग अगर कोई बोले तो इलास्टिक का तो स्ट्रेन हार्डनिंग होती नहीं, इसलिए इलास्टिक लिमिट तक। इसके आगे जो ग्राफ आपका ऐसे होना चाहिए था अगर स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होती, अब वो ग्राफ स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा, तो ये आपका इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग हो गया। अब आपसे पूछेगा रिजिड प्लास्टिक बॉडी, तो रिजिड प्लास्टिक बॉडी का क्या होगा, वो ये स्ट्रेस में वो स्ट्रेन प्रोड्यूस करता रहेगा। आइडियल रिजिड बॉडी आपका स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, कितना भी आप स्ट्रेस लगा लो आइडियल रिजिड बॉडी कभी आपका स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चंस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के और लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है गेट मैकेनिकल। थैंक यू।